नमस्कार दोस्तों, दत्तांश के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम लोग महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे अखबार की खबरें अलग अलग दृश्य बता रही हैं आपको, लेकिन आज हम देखेंगे कि रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में, विदर्भा में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, पश्चिमी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। अलग अलग महाराष्ट्र के हिस्सों में जो दो मुख्य गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी, इनके बीच में क्या गणित चल रहा है, मतदाता को लुभाने के लिए क्या मुद्दे उछाले जा रहे हैं, उस पर आज हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। तो अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत। और आप बताइए कि अभी आज की तारीख में महाराष्ट्र चुनाव की स्थिति क्या है। देखिए, 6 दिन बाकी हैं महाराष्ट्र में वोट पड़ने के। 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। आज 14 नवंबर है, चाचा नेहरू का जन्मदिन है। और आज के दिन अगर स्थिति को हम आकलन करें तो महाराष्ट्र में एक बड़ी ही कहा जाए बड़ा लेयर्ड और बड़ा पेचीदा चुनाव हो रहा है। 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से 4 पार्टियां ऐसी हैं जो पार्ट ए और पार्ट बी है। इन सारी पार्टियों का अगर हम आकलन करें तो हम ये देखते हैं कि आज की स्थिति के हिसाब से बीजेपी जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में उभर के आएगी। बोथ इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, सबसे ज़्यादा वोट भी बीजेपी को मिलेंगे और सीटें भी बीजेपी की सबसे ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर डेटा को हम जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि 2014 से जहाँ से बीजेपी का राइज शुरू हुआ है, बीजेपी का 2014 का परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस था। 122 सीटें आई थी और 27.8% मत मिले थे। तो बीजेपी लगातार 25% के करीब होवर अराउंड कर रही है मतों के हिसाब से। तो ये अकेले में उसको सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो वो अलायंस करती है। अलायंस पहले शिवसेना के साथ होता था और बड़ा ही एक नेचुरल सा अलायंस था। 18% 19% शिवसेना के वोट होते थे, 27% इनके होते थे, 46% वोट जो है आपको महाराष्ट्र की गद्दी पे बैठा देता था। जैसा आपने कहा, इस बार जो है अगर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो हमको सबसे ज़्यादा नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सिचुएशन देता है। क्यों? क्योंकि रियल सेंस में जो अलायंस था वो 2024 के चुनाव में एक दूसरे से लड़ा। हाँ, तो वोटों के टर्म्स में जब हम देखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। 0.55% का डिफरेंस दोनों गठबंधन के बीच और महायुति में है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा के चुनाव में, उसमें भी लोकसभा का जो ट्रेंड था उसमें जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा था, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा 24 का, अगर उसको विधानसभा में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन नीचे जो नैरेटिव बने विधानसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव से अलग थे। तो महाराष्ट्र के केस में कौन से डोमिनेंट नैरेटिव हैं? क्या ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो वोटर ने अगर मन बनाया है कि वो बीजेपी को वोट देगा या महायुति को देगा या महाविकास आघाड़ी को वोट देगा, लेकिन अगर ये मुद्दे एक हफ्ते में इमर्ज करते हैं तो उसे वो अपना मत बदल देगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने हरियाणा की बात की और हरियाणा जो चुनाव था वो शोर में डूब गया। एनालिसिस और डेटा जो है, शोर के आगे डेटा फीका पड़ गया। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परसेंटेज के हिसाब से भी बीजेपी को 46 सीटें आ रही थी। हम उस चीज़ को भूल गए कि लोकसभा में जो मत पड़े थे उसके हिसाब से बीजेपी 46 सीटें जीत रही थी। महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें कोई एक मुद्दा पैन महाराष्ट्र के लिए नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव को समझने के लिए हमको उसके रीजन्स को समझना होगा। महाराष्ट्र बेसिकली 6 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है विदर्भा का रीजन। विदर्भा जो है बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। 2014 में उनको 44 सीटें आई थी और करीब 40%, लगभग 62 विधानसभा सीटें, 62 में से 44 बीजेपी क्यों आई और 40% मत आए थे। लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हम देख रहे हैं, जब डेटा को एनालाइज करते हैं, कि बीजेपी विदर्भा में ग्रेजुअली सीट्स लूज कर रही है। 2019 का अगर आप चुनाव देखेंगे जिसमें कि कोई भी ऐसी एंटी बीजेपी वेव नहीं थी, प्रो कांग्रेस वेव नहीं थी, तब भी बीजेपी ने वहां पे 15 सीटें लूज की थी। लेकिन बीजेपी के 2 बड़े नेता वहीं से हैं, 2 बड़े नेता वहीं से हैं और गडकरी जी भी हैं। और उसका जो है
एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि विदर्भ रीजन जो है ना एक बहुत ही सिवियर फार्मर डिस्ट्रेस से गुजर रहा है। फार्मर्स जो हैं वहाँ के, जो किसानों की आत्महत्या की घटनाएं काफी हुई हैं सबसे ज्यादा। अगर आंकड़े जो एनसीआरबी के आंकड़े जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से एक दिन में 10 से 11 फार्मर सुसाइड करते हैं। तो विदर्भा अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी ऐसा गांव मिलना मुश्किल है जहां किसी ने सुसाइड ना किया हो। तो एक फार्मिंग एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो कैसे डिस्ट्रेस में आती है, राइट फ्रॉम द पॉलिसी लेवल के जो इंटरवेंशन है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे सबसे ज्यादा कॉटन होता है विदर्भा में। गवर्नमेंट ने कपास जो है, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लोअर किया 11%। इंडिया का मार्केट जो है वॉज फ्लडेड विथ कॉटन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कॉटन इंडिया आयात हो रहा है। हाँ। और जो महाराष्ट्र के किसान थे वो रिसीविंग एंड पे आ गए। तो एक वो हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जो जीएसटी की जो मार है, जीएसटी की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो एक तरफ जो है उनको प्राइस नहीं मिल रहा, एमएसपी जो है, कॉटन का एमएसपी जो है उससे कम दाम पे किसान आज अपना कॉटन बेच रहा है। तो एक फार्मर डिस्ट्रेस जो है, और वो रियल। लेकिन आपको लगता है कि ये जैसे किसानों से जुड़े ये जो मुद्दे हैं ये देखिए वोट को प्रभावित कर देंगे? करते हैं, और उन्होंने 2019 में भी ये दिखाया और 2024 के भी लोकसभा में ये देखा। क्योंकि किसानों के खाते में जो कैश ट्रांसफर होता है, कैश ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका असर तो कई जगह लोग कहते हैं कि वोट पे पड़ता है। लेकिन अभी ये जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है और उनका माल नहीं बिक रहा है, कपास का माल नहीं बिक रहा है, प्याज को लेके भी अभी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी प्याज जाता था और जब बांग्लादेश में हालत ख़राब हुए तो प्याज जाना कम हो गया है। तो क्या ये मुद्दे? देखिए, मैं कहूँगा कि गवर्नेंस इज़ अ वेरी ट्रिकी इशू। गवर्नेंस जो है वो काफ़ी एक कठिन चीज़ है, और बैलेंस मेंटेन करना हिंदुस्तान जैसे, इंडिया जैसे देश में ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब प्याज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जनता दिल्ली में चिल्ला रही कि प्याज बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया। सरकार ने ड्यूटी लोअर की, प्याज का एक्सपोर्ट बैन किया सरकार ने। 100 रुपए जैसे ही उसने सरकार ने प्याज का एक्सपोर्ट बैन किया, महाराष्ट्र के लोगों को नुकसान होने लगा। अब वहाँ पे जो चुनाव है उसमें अभी क्या करें वो, तो ये जो एक बड़ा ही ट्रिकी सा इशू है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखना होगा कि जैसे महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है और उसमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं। जैसे मुंबई भी महाराष्ट्र में है और अमरावती, मेलघाट है ना, वो भी महाराष्ट्र में है। तो एक तरफ तो आपको ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग है, पैसा है, चमक दमक है और ये है। तो इसमें वोटर के लिए ये कहना कि इस तरह के लोग इस पार्टी को वोट देंगे, जब इतनी विविधताएं हैं वोटर्स में, तो वो तो यही तो देखिए सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर महाराष्ट्र के जो 6 रीजन्स हैं, तो विदर्भ रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है कांग्रेस, जिसको 39.8% वोट मिला। लेकिन बीजेपी को भी काफ़ी अच्छा मत यहाँ पे मिलता है। दूसरा अगर आप देखेंगे, थाने कोंकण है, मुंबई है, मराठवाड़ा है, इन तीनों जगह पे शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो लीडिंग पार्टी है, 30 से 32%। लेकिन पुणे और उसके थाने और उसके आसपास तो थाने कोंकण, ये जो कोंकण की बेल्ट है उसमें शिंदे साहब जो है वो लीडिंग पार्टी है। आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पे शरद पवार साहब की जो पार्टी है वो सबसे लीडिंग पार्टी है। आप अगर नॉर्दर्न महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पे बीजेपी लीडिंग पार्टी है। लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बल पे सीट जीत पाए। तो अगर हम अलायंस को देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो 14 से 16% के बीच में सारे रीजन्स में वोट पाती है। तो अब मान लीजिए, जैसे अगर हमने देखा कि साहब विदर्भा रीजन है, वहाँ 39.8 मिले, शिवसेना को 7% वोट मिला, पवार साहब को 2 से 3% वोट मिला, तो वो जुड़ के जो है एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। वैसे ही थाने कोंकण रीजन में महायुति के लिए बन जाता है। वैसे ही जो है आपका इसमें नॉर्दर्न महाराष्ट्र में भी जो है वो महायुति के लिए बनता है। लेकिन मुंबई में टफ बैटल है, बैटल विद इन बैटल जो कि मुंबई में चल रही है। और जैसे आपने बोला कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आपने कहा ना 200 करोड़, तो मैं नंदुरबार गया था, तो शायद नंदुरबार के 99% लोगों की इनकम 200 करोड़ रुपए नहीं होगी मिला के।
तो ये भी एक डाइवर्सिटी है और हर रीजन का अलग एक इशू है। फॉर एग्जांपल मुंबई में आपका गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र का चल रहा है कि सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गुजरात से जा रही हैं और वहाँ से भी जो जैसे फाइनेंशियल हब है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए शिंदे गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया कि $300 बिलियन इकॉनमी कैसे हम बना सकते हैं। तो महायुति ने 2024 के इलेक्शन के लॉस के बाद बहुत से रिस्पॉन्सिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन ये जो है ना कि महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि पहले तो दोनों स्टेट एक ही में थे, मोरारजी देसाई जी संयुक्त ये जो गुजरात महाराष्ट्र था उसके सीएम भी रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये आम मतदाता को प्रभावित करेगा कि इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है या गुजरात ये में। मुंबई जो रीजन है, हाँ, ये बिजनेस हाउसेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, बट मुंबई रीजन के लिए ये मुद्दा जो है ये मुंबई रीजन के लिए क्रिटिकल है। और वहां पे अगर पानी को लेके पानी कोई मुद्दा बनेगा, क्योंकि कुछ इलाके में पानी है बड़ा मुद्दा होता है, एक बड़ा मुद्दा है। और महाराष्ट्र का करीब करीब जो है आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पानी की बहुत सीवियर स्केसिटी से जूझ रहे हैं। पुणे में हम लोग एक जगह गए, वहाँ महिलाओं ने बताया कि 8 दिन में एक बार पानी आता है। देखिए पानी एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि हम आप जो है ना जैसे टैप खोलते हैं और पानी हमारे घरों में आ जाता है तो शायद हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक गरीब महिला विदर्भ में आप सोचिए जो 10 किलोमीटर चल के जा रही है सिर्फ पानी भरने के लिए, उसकी क्या स्थिति है। तो उसके लिए जो है बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का। और तो ये चुनाव में मुद्दा बना है पानी? हाँ, ये पानी बनेगा। देयर आर लॉट ऑफ सीट, लाइक फॉर एग्जाम्पल शिरडी की मैं सीट बताऊं, वहाँ पे एक एमएलए है वीके पाटिल करके, राधा कृष्ण वीके पाटिल। वो साहब 8 बार से एमएलए हैं, लेकिन अब की बार उनको बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है सिर्फ पानी की वजह से। शिरडी में लोग जो कह रहे हैं कि इन्होंने साहब इतने दिन से किया और पानी के लिए कुछ नहीं। चलिए आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, आप ये बताइए कि अभी आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस शरद पवार गुट एनसीपी का और शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, और महायुति जिनकी सरकार चल रही है जिसमें बीजेपी है, शिवसेना का शिंदे गुट है और अजीत पवार गुट एनसीपी को लीड करते हुए वहाँ पे हैं, तो इन दोनों गठबंधनों में अभी किसको एज या बढ़त दिख रही है? कुछ आप बता पाएंगे आज की तारीख? देखिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी जो है बहुत महीन एज से आगे है। लेकिन अभी लाड़की बहना योजना का जो इम्पैक्ट होना है तो महाराष्ट्र में महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 75% 70% वोटिंग महिलाएं वहाँ पे कर रही हैं। अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है महिलाओं का, मान लीजिए जिस दिन वोटिंग होती है और हम ये देखते हैं कि 60 से 65% महिलाओं ने वोटिंग किया है, तो ये फिर आप मान के चलिए कि ये महायुति के लिए बहुत ही सुखद संदेश होगा। अच्छा। और महायुति जो है फिर चुनाव एक जीतने की स्थिति में आ जाएगी अगर महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ के वोट करती हैं, नंबर 1। अच्छा, एक महाराष्ट्र का एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आने वाले दिनों में कैसे प्ले आउट करेगी। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र का, 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट आएगा और 2 दिन में सरकार बनाना है। और मुख्यमंत्री कौन है ये दोनों धड़ों का सरदर्द होगा, पता नहीं है कि कौन बनेगा। तो जिस अगर क्लोज कंटेस्ट होता है जहाँ पे कि पार्टीज क्लियर कट विनर नहीं आ रही हैं तो ये देखने वाली चीज होगी कि बहुत अच्छा। तो ये देखना होगा कि दोनों गठबंधन में से किसको बढ़त मिलती है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, और फिर मुख्यमंत्री का ताज जो संभावित उम्मीदवार हैं उनमें से किसी के सर पे रखा जाता है या कोई नया चेहरा इमर्ज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। थैंक यू।